हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो हम जो अपनी लाइफ में बहुत सारे वेरियस मटेरियल को यूज़ करते हैं जो हमारी बेसिक ज़रूरतों के लिए, सम ऑफ दैम यानी उनमें से कुछ आर फाउंड इन नेचर, कुछ नेचर में मिलते हैं, एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, और कुछ जो है ह्यूमन एफर्ट्स के जरिए बनाए जाते हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? क्या हवा, पानी और मिट्टी एग्जॉस्टेड होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? क्या पानी एक लिमिटलेस रिसोर्स है, यानी कि एक ऐसी रिसोर्सेस है पानी की जो कि एक समय बाद ख़त्म हो जाएगी? तो ये एक प्रश्न जो है अपने आप में बहुत बड़ा है और इसको हमें जानने की भी ज़रूरत है। तो पढ़ते हैं आगे। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, यानी कि जो प्रकृति में बहुत सारे रिसोर्सेज हमें नेचर में मिलते हैं, तो उनको हमने दो काइंड्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक है हमारा इनएक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये कौन से होते हैं? द रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वालिटी इन नेचर, यानी कि जो नेचर में अनलिमिटेड क्वालिटी मिलते हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि प्रकृति में भारी मात्रा में मिलते हैं और जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो कौन से वाले रिसोर्सेज होते हैं? इनएग्जॉस्टेबल। कौन से होते हैं? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि प्रकृति में भारी मात्रा में या भरपूर तादाद में मिलते हैं, जो कि प्रकृति से जल्दी से ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से हैं? सनलाइट और एयर। क्या ये दोनों ख़त्म हो सकती हैं बेटा? नहीं हो सकती ना। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दी रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। ये कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं, यानी कि जो एग्जॉस्टेबल होते हैं वो प्रकृति में लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं हमारे? जैसे कि रिसोर्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल। तो जंगल से जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर हम उनको खोद खोद के मिट्टी से निकाल लेंगे तो वो उनकी लिमिट जो है एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो हमारे जंगली जानवर हैं या मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैसेस हैं, ये सारे इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि प्रकृति में से आप निकालते तो हैं लेकिन इनकी लिमिट है। ये कई सालों बाद आपके प्रकृति से गायब हो जाएंगे और ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। These subgroup represent the consumers as population is growing. Second and third generation have larger number of consumer. जो मतलब कहने का यहाँ पर यह है, सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर का मतलब है जो कंज्यूम करते हैं। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करें जैसे कि आपकी मम्मी आपके घर पे खाना बनाती हैं और आप जो है कंज्यूमर हैं, यानी कि आपने उस खाने को मम्मी ने जो बनाया और आपने उसको खा लिया, कंज्यूम कर लिया। आपके भाई ने भी उसको खा लिया, आपके पापा ने भी उसको खा लिया, और फिर लास्ट में जो बचा वो मम्मी के पल्ले पड़ गया। तो जो कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ों को ख़त्म करता है या खा लेता है। और हम भी एक प्रकृति के कंज्यूमर हैं। हम क्या करते हैं? हमने पेड़ की लकड़ी तोड़ी और हमने उसका इस्तेमाल जलाने में कर दिया। हमने पेड़ से फल तोड़ा और हमने उसका इस्तेमाल खाने में कर लिया। तो अगर फल क्या है? फल तो एक ऐसा आइटम है जो कि हमें दोबारा भी मिल जाता है, क्योंकि अगर पेड़ बचा रहेगा तो फल भी आएगा उस पर और फूल भी आएगा। लेकिन अगर आपने पेड़ ही काट दिया तो दोबारा पेड़ को आने के लिए कई साल लगते हैं। एक पेड़ को हरा भरा हष्ट पुष्ट बनने में
कम से कम 10 से 15 साल और कभी कभी किसी किसी पेड़ में 20 साल भी लग जाते हैं। तो इसलिए हमें पेड़ों का इस्तेमाल जो है संयम से करना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए। Put one full container for each group on a table. Ask consumer of the first generation from each group to consume eatable from the container of this group. ये सब वही लिखा हुआ है जो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा मैंने समझाया था। तो इस पूरे पैराग्राफ में वही चीज़ लिखी हुई है कि कंज्यूमर के बारे में क्या एग्जैक्टली बात बताई है। देखो समझो आगे और समझते हैं इसके बारे में डिटेल। दे रखा है एज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल। जो कंटेनर में रखी थी कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। हर ग्रुप का एक अपने आप में कंजप्शन का एक अपना अपना अलग अलग पैटर्न है। कंजप्शन का मतलब है ख़त्म करने का अपना अपना पैटर्न है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। जो पहले की जनरेशन थी वो क्या लालची थी? तो समझो इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इज सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। जो प्रीवियस जनरेशन थी यानी कि हमारे अम्मा बाबा या उनके भी माता पिता जो थे वो हमारे बारे में चीज़ों को सहेज के रखते थे, संभाल के रखते थे और उनको ये चिंता रहती थी कि हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी वो इसका इस्तेमाल करेगी। और उन्होंने अपने दौर में हर चीज़ को संभाल के रखा, चाहे वो प्रकृति हो चाहे वो प्रकृति से रिलेटेड ना हो। लेकिन उसके बाद वाली जनरेशन ने भी उसमें कुछ हद तक छेड़छाड़ करी और चीज़ों का इस्तेमाल गलत करना शुरू कर दिया। और अब जो वर्तमान में जनरेशन है वो प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। उसको सिर्फ अपने फैशन परस्ती की दुनिया में अपना इन्वॉल्वमेंट रखना है और कुछ नहीं है। अगर हर बच्चा ये चीज़ सोचेगा तो आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उससे आपको बहुत सारा नुकसान उन्हें भी झेलना पड़ेगा और शायद आप भी अगर तब तक ज़िंदा रहे तो आपको भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हमें प्रकृति को सहेजना है तो हमें पेड़ पौधों का रोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाएं। यदि आप पेड़ लगाएंगे तो उसका फल आपके आने वाली पीढ़ी को ही मिलेगा। अर्थात जो सेब आप आज खाते हैं या जो आम आज आप खाते हैं वो आपके पीछे दादाजियों ने आपके लिए लगाए थे पेड़, उनसे आप आज फल खा पा रहे हैं। यदि आप पेड़ लगाएंगे तो आपके आने वाले बच्चे ही उसको खा पाएंगे। यदि आप उनके लिए कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक ग्रीडी इंसान हैं, लालची हैं, स्वार्थी हैं। और स्वार्थी इंसान वही होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी अगली पीढ़ी के बारे में या अपने आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोचता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन। ये वही बात कहना चाह रहे हैं जो कि हमने अभी बताई आपको कि जो अर्लियर जनरेशन थी यानी पहले की जो जनरेशन थी वो अपकमिंग जनरेशन के बारे में कंसर्न रहती थी यानी चिंतित रहती थी। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित रहना। चिंतित का मतलब ये होता है कि वो आपके बारे में सोचते हैं। आपके माता पिता आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? वो सोचते हैं ना कि हमारे बच्चा अच्छे से पढ़े, आगे बढ़े। तो यही चीज़ कंसर्न होती है। तो आपको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे भाई बहन भी आगे बढ़ें, वो भी आगे शिक्षित हों लेकिन साथ साथ प्रकृति से भी जुड़े रहें। प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो सब चीज़ अच्छी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हम इसमें कुछ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, these were formed from the dead remain of living organism fossils, so these are also known as fossil fuel। यानी कि ये एक्चुअल में क्या होता है कि आपने आज कोई पेड़ लगाया और पेड़ लगाने के बाद वो क्या हुआ कि आंधी तूफान में पेड़ पौधे गिरते भी हैं। तो कई स्थान ऐसे होते हैं जंगलों में, यानी कि सिटी में तो ऐसा नहीं होता है कि सिटी में जब कोई पेड़ टूटता है या गिर जाता है तो उसको क्रेन से हम उठा के अलग कर देते हैं और उस पेड़ को काट के इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जंगलों में ऐसा नहीं हो पाता है। कई घने जंगल होते हैं, वहाँ पे आंधी तूफान वहाँ पे भी आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, पेड़ गिर जाता है, धरती पर पत्ते भी गिरते हैं और फिर वो ऊपर से रेत आ जाती है, मिट्टी में दब जाते हैं।
फिर वो दब दब के अंदर और गहराई में चले जाते हैं, या वहाँ पे कोई जानवर मर गया या कोई इंसान मर गया तो उसके अवशेष भी वहीं दब गए, वो वहीं मिट्टी में दब गया। तो यही जो अवशेष होते हैं, जो डेड चीज़ें रिमेन होती डेड रिमेन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फॉसिल बन जाते हैं कई सालों बाद, यानी कि वो एक क्या बन जाते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बन जाते हैं। कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस के रूप में बाद में हमें कई सालों बाद, हज़ारों सालों बाद ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें फॉसिल फ्यूल के रूप में मिलते हैं, जो कि हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोल हमारा टॉपिक है नया आगे इसमें ही। कोल, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। इट इज़ एन हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। ये कैसा होता है, काला होता है। तो देखो ज़रा, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल एक ऐसा आइटम है जो कि हम भोजन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन। पहले ज़माने में इसका इस्तेमाल रेलवे इंजन में करते थे। टू प्रोड्यूस स्टीम, इससे हम क्या प्रोड्यूस होती थी, इंजन से स्टीम, मतलब कोयला जलाने के बाद स्टीम प्रोड्यूस होती थी, और स्टीम प्रोड्यूस होने से इंजन को एक प्रेशर मिलता था और इंजन आगे बढ़ता था। इसका साक्षात एग्जाम्पल आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। कुकर में जब सीटी बजती है तो इसका मतलब है नीचे से आग लगी, आग लगाने के बाद हमने उसमें अंदर खाना रखा, खाना पकने के जो सिग्नल होता है वो सीटी बजने के बाद पता चलता है। तो सीटी का जो प्रेशर है वो तभी बन पाता है जब नीचे से आग, अंदर चीज़ जो हमारा आर्टिकल जो हमने रखा है पकने के लिए वो पक जाता है और वो भाप बनने लगता है अंदर। क्योंकि हम जब भी दाल बनाते हैं तो उसके अंदर पानी भी डालते हैं, और पानी जब हमारा नीचे से हम आग लगाते हैं उसमें कुकर में तो अंदर से क्या होता है, अंदर जब कुकर बंद होता है तो अंदर ही अंदर वो पानी इवेपोरेट होने लगता है, वेपोराइज होने लगता है। वेपोराइज तब होगा जब वो पकने लगेगा, तो जो हमारा आर्टिकल है वो पकने लगेगा और उसका पानी जो है उड़ने के लिए ऊपर की ओर भागने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब अपनी पानी इतना इवेपोरेट हो जाता है कि अंदर एक स्टीम बनने लग जाती है। स्टीम बनने लगती है तो वो सीटी के अंदर एक प्रेशर मारती है और सीटी बजने लगती है, और जैसे सीटी से उस एयर बाहर निकल आती है, अगेन फिर हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ये 3 बार 4 बार ऐसा करने से जितना भी पानी अंदर होता है वो सब सूख जाता है और हमारा जो अंदर भोजन है वो पकने लगता है और तैयार हो जाता है। यही कहानी जो है स्टीम इंजन में ही होती थी। स्टीम इंजन में एक इंजन होता था, उसके अंदर हम कोयला जलाते थे। कोयला जलाने के बाद एक भाप बनती थी। भाप बनने के बाद वो भाप आगे उसमें भाप निकलने के लिए जगह जैसी बनती थी तो उसको रेल को आगे धक्का देती थी। अब इसका इस्तेमाल जो है हम थर्मल पावर में भी करते हैं, प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। कोल का इस्तेमाल वेरियस इंडस्ट्री में भी किया जाता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग। बाढ़ वगैरह आने में मतलब इसका जो है मतलब बाढ़ वगैरह आई, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, और ये सारे के सारे जो फॉरेस्ट थे वो बाढ़ के पानी से अंदर मिट्टी में सब दब गए, जंगल पूरे के पूरे। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, और उसके ऊपर फिर आंधी तूफान आने के बाद मिट्टी और ऊपर पैदा हो गई तो वो और दब गए नीचे। देवर कंप्रेस्ड, फिर वो दबने लग गए अंदर। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, फिर उस समय धरती का तापमान और बढ़ा। एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, वो और गहराई में जाने लगे। अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर और बढ़ने लगा और तापमान भी बढ़ने लगा। डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, जो मरे हुए पौधे थे वो धीरे धीरे करके कोयले बदलने लगे। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, जो कोल है वो मेनली एक तरह से कार्बन का सोर्स है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, जो स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन का डेड वेजिटेशन इनटू कोल में, उसी को हम कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। कोल को हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, जैसा कि आपने ऊपर फिगर में भी देखा था। ये एक आप चित्र देख सकते हैं कोल माइन का, तो कई सारे फ्लैट सरफेस बने हुए हैं यहाँ पे। ये कोयला निकालने की जगह है। तो ये कोयला कैसे बना होगा ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया। कई सालों से पहले यहाँ पे जंगल हुआ करते होंगे, वो जंगल बाढ़ वगैरह में आने से वजह से क्या हुआ कि सारा का सारा जंगल जो है पानी में डूब गया। पानी में डूब गया, उसका तापमान जब ऊपर सूर्य देवता निकले तो उन्होंने क्या करा, उस पानी को सुखा दिया और वो मिट्टी से नीचे दबने लग गए। फिर उसके बाद आंधी आई, प्रकृति ने अपना और करिश्मा दिखाया। मिट्टी के परत जमने लग गई, ऊपर मिट्टी की परत जमने लग गई। उसके बाद फिर धूप फिर से और पड़ने लगी, टेम्परेचर बढ़ता गया, मिट्टी बढ़ती गई,
अंदर गहराई में जो डेड प्लांट्स है वो कोयला बनने लग गए। यही इसकी प्रोसेस रही है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोयला जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक होती है। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज़। कोल का इस्तेमाल हम इंडस्ट्री में भी करते हैं कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कोक, कोल, टार एंड कोल गैस। तो कोक क्या होता है हमारा, ये समझिए। इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की सबसे ज़्यादा शुद्ध स्थिति होती है। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। कोक का इस्तेमाल हम स्टील को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल करते हैं। जो आप स्टील के बर्तन में खाना खाते हैं वो हमारे कोक से ही बनते हैं। कोक का इस्तेमाल हम जलाने में करते हैं और बर्तन जो है स्टील उसको गर्म करने के लिए किया जाता है। एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। कोल तार क्या होता है, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ about 200 सब्सटेंस। ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस। जो कोल तार का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं अपने दैनिक जीवन में, इंडस्ट्री में करते हैं, सिंथेटिक डाइज में करते हैं, ड्रग्स दवाइयों में करते हैं, एक्सप्लोसिव बम बनाने में करते हैं, परफ्यूम जो आप लगाते हैं उसमें करते हैं, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में, रूफिंग मटेरियल बनाने में, इंटरस्टेंगली और नेफ्थलीन बॉल्स बनाने में। जो आपके घर में मतलब आप नेफ्थलीन बॉल्स उसको कहते हैं, जो आपने देखा होगा, जो आप सफ़ेद सफ़ेद गोलियां रख देते हैं कपड़ों के बीच में जिससे कि बदबू ना फैले उसमें या झिंगुर ना आ जाए, वो नेफ्थलीन बॉल होती हैं। Used to repel moth and other insect are also obtained from coal tar. These days bitumen and petroleum product is used in place of coal tar. अब आज की डेट में कोल तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट और बिटमन का यूज़ करते हैं। कोल गैस क्या होती है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल एंड टू गेट कोक। कोल गैस जो है हमारा हम प्रोसेसिंग ऑफ कोल से प्राप्त करते हैं जिससे कि हमें कोक मिल जाता है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री। इसका इस्तेमाल कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं। नया टॉपिक है, आप देखिए पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज इन फ्यूल लाइट ऑटोमोबाइल्स। आपने देखा होगा कि आप मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार या हैवी मोटर व्हीकल्स में या ट्रक में, ट्रैक्टर में, जो कि आप जैसे डीजल से रन करते हैं, और पेट्रोल और डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोल और डीजल होता है वो हमारा पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन होता है, जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेस है हमारा। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम ऑयल एंड इज एट माइन फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर अर्थ। शोइंग फिगर आप देख सकते हैं 5.4 में, जो कि आपको नीचे दिखाई देगा। ये आपका डायग्राम है पेट्रोलियम बनाने का। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिव इन द सी। ये जो है हमारा कहाँ मिलता है, समुद्र में मिलता है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। जब कुछ जानवर वगैरह मर जाते हैं, ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, या जलीय जीव मर जाते हैं, जलीय पौधे मर जाते हैं, तो वो बॉटम ऑफ सी में नीचे की तरफ चले जाते हैं। एंड कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और वहाँ पर मिट्टी और क्ले की लेयर से वो ढक जाते हैं। ओवर मिलियन ऑफ ईयर, कई हज़ार साल बाद, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, मतलब अनुपस्थिति में, एब्सेंस का मतलब होता है एयर ना होना, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जब बढ़ जाता है, तो ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम। तो डेड ऑर्गेनिज्म किस में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेस में। इट शो द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. आप देखते हैं कि जो लेयर होती है हमारी पेट्रोलियम की, ऑयल की, एंड गैस इज़ एबव द दैट ऑफ वाटर, पानी पे ऊपर तैरने लगती है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है। रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन वाटर। जो ऑयल और गैस होते हैं हमारे, वो पानी से भी हल्के होते हैं। डू नॉट मिक्स विद, वो इसके संग मिक्स नहीं होते हैं। द वर्ड फर्स्ट ऑयल वेल, सबसे पहले जो ऑयल वेल, वेल का मतलब होता है कुआं, सबसे वर्ड में सबसे पहले जो ऑयल का कुआं खोदा गया था, जो ड्रिल किया गया था,
वो पेनिनसुला में यूएसए में 1859 में किया गया था। 8 ईयर लेटर यानी 8 साल बाद 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक एट मकवुम इन असम, सब उसका असम में किया गया था इंडिया में। ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। इन जगहों पर हमारे हिंदुस्तान में पेट्रोल मिलता है, लेकिन इससे हमारी पूर्ति नहीं पड़ती है, फिर भी हमें विदेशों से इसको मंगाना पड़ता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोलियम इज़ डार्क ऑयली लिक्विड, ये ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ अनप्लीजेंट ओडोर, इसके अंदर से अनप्लीजेंट ओडोर स्मेल आती है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट, कौन कौन से इसमें कंस्टिट्यूएंट मिले हुए होते हैं? गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स। The process of separating various constituent fraction of petroleum is known as refining. It is carried out petroleum refinery. ये सब कहाँ होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। हमारे आगरा के आसपास जो रिफाइनरी है वो मथुरा रिफाइनरी है। पेट्रोल को निकालने का काम मुंबई हाई या इन जगहों पर होता है, असम वाली जगहों पर। फिर वहाँ से पेट्रोल की सप्लाई यहाँ पर की जाती है कच्चे तेल की। कच्चा तेल मथुरा रिफाइनरी में आके रिफ़ाइन होता है। फिर जब मथुरा रिफाइनरी में रिफ़ाइन हो जाता है, फिर वहाँ से उसको टैंकरों के द्वारा भर के पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई किया जाता है, जो कि आपको पेट्रोल पंप पे देखने को मिलता है। फिर वहाँ से आप उसको अपनी गाड़ी में डलवाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस इन गिवन टेबल 5.1 में दिए हुए हैं। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज आर termed as petrochemicals. These are used in manufacture of detergent, fiber, polythene and other man-made plastics. हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो भी हमारी नेचुरल गैस से ही मिलती है। इसका इस्तेमाल हम प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र या यूरिया में करते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इस एक तरह से इसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं पेट्रोल, क्योंकि आज की डेट में इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज ये सबसे इजी है ट्रांसपोर्ट करने में। पाइप के द्वारा इजीली कहीं तक भी पहुंचाया जा सकता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी का इस्तेमाल हम पावर जनरेशन में करते हैं। इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट में भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। ये सारे आइटम दिए हुए हैं प्रोडक्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम और इनके इस्तेमाल। पेट्रोल एलपीजी का इस्तेमाल हम घर में करते हैं। पेट्रोल का हम मोटर व्हीकल में करते हैं। कैरोसिन का हम स्टोव वगैरह में खाना बनाने में करते हैं। डीजल का इस्तेमाल भी मोटर व्हीकल में करते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स को ल्यूब्रिकेशन बनाने में करते हैं। ल्यूब्रिकेंट ऑयल वो होता है एक तरह से कोई भी चिकना ऑयल जो आप अपने स्कूटर या एक्टिवा में अलग से ऑयल डलवाते हैं। जब आप गाड़ी की सफाई कराने जाते हैं तो अलग से एक इंजन में डब्बा ऑयल का डलता है, वो ल्यूब्रिकेंट होता है। पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट, जितने भी आपके जेली टाइप के होते हैं, पेन जेल होते हैं, वो सब इसी से बनते हैं। कैंडल्स, वैसलीन इसी से बनती है। विटामिन से हमारे पेंट बनते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। और रोड सरफेसिंग, जो उससे रोड सरफेस किया जाता है। ये एक हमारा क्लीनर फ्यूल भी होता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। सीएनजी का इस्तेमाल हम डायरेक्टली जो है बर्निंग होम्स मतलब घर में भी कर सकते हैं या फैक्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइप के द्वारा इसको सप्लाई किया जा सकता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा। इसकी जो पाइपलाइन नेटवर्क है वडोदरा से एग्जिस्ट करती है। सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, और फिर वहाँ से कई जगहों पर इसकी सप्लाई होती है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of number of chemical and fertilizer. इसका इस्तेमाल हम नंबर ऑफ़ केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने में भी करते हैं। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल गैसेस है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। कहाँ पे मिलती है? त्रिपुरा में मिलती है, राजस्थान में भी मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी मिलती है। सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इस तरह से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड होती हैं। तो वो फॉसिल फ्यूल कहाँ पे, जैसे कि आपको दे रखा है, यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर एंड दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। आप जानते हैं कि ये सारे आइटम फॉसिल फ्यूल हैं। इट रिक्वायर्ड
द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर, ये कैसे बनते हैं ये भी मैंने पीछे आपको बताया था। हज़ारों सालों से जो भी चीज़ें मृत हो जाती हैं, जीवित जो चीज़ें होती हैं, इंसान हो चाहे पौधे हों चाहे जानवर हों, जब मर जाते हैं अंदर दब जाते हैं, हज़ारों सालों बाद मिट्टी विट्टी रेत उसके ऊपर पड़ जाती है और फिर वो एक टाइम बाद फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, लेकिन इन सारी जो भी फॉसिल फ्यूल होते हैं उनको जलाने पर एयर पॉल्यूशन भी पैदा होता है। देयर यूजेज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, इसी से हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो आप एसी चलाते हैं या जो आप पेट्रोल से गाड़ियाँ चलाते हैं या जो आप डीजल से गाड़ी चलाते हैं या कोयला चलाते हैं या कंडा चलाते हैं लकड़ी चलाते हैं, इन सारे आइटम से धुआं पैदा होता है। जब धुआं पैदा होता है तो हवा में पॉल्यूशन पैदा होता है, हवा में पॉल्यूशन पैदा होता है तो गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है तो वही ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो आगे देखिए, दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, अब अगर हम इनका इस्तेमाल कम कर देंगे तो बेटर एनवायरनमेंट हमारा हो सकता है। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन इंडिया। द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी PCRA की एडवाइस ये रहती है कि हाउ टू सेव पेट्रोल, इसको हम कैसे सेव पेट्रोल कर सकते हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, अगर आप धीमी स्पीड पर चलाएंगे तो आपकी गाड़ी का तेल धीमे धीमे फूकेगा और धीमे धीमे ही धुआं निकलेगा। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक सिग्नल, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर काफ़ी देर तक आपको रुकना है तो वहाँ पर अपने इंजन को बंद कर दीजिए जिससे कि तेल कम फूके। अगर एक व्यक्ति 1 मिनट भी तेल बचा लेता है और 1 मिनट के तेल बचा लेने से आप करीब करीब 10 ml भी आपने अगर ऑयल बचा लिया तो पूरे हिंदुस्तान में यदि 135 करोड़ बाइक चल रही हैं तो 135 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10 ml, तो हमने इतना ml हमने क्या बचा लिया, 135 करोड़ हमने ऑयल बचा लिया ml। अब उस ml को यदि आप चेंज करेंगे उसके अंदर लीटर में तो ये आपका काफ़ी भारी मात्रा में बनेगा। ये आप अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल का मेंटेनेंस भी करते रहेंगे तो उससे पॉल्यूशन कम फैलता है। इसी के साथ ये कीवर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, ये आप इसको अच्छे से एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपकी बुक में से ही मिलेंगे आपको। ये कंटेंट याद करिएगा, ये एक्सरसाइज जो दे रखी है इसको भी दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ये हमने पहले भी वाली वीडियो में बताया था, उतना ही आपका ब्रेन जो है फास्ट होगा, क्योंकि चीज़ें जितनी ज़्यादा आप पढ़ के सॉल्व करेंगे उतना आपका दिमाग एक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगली बार फिर हम मिलेंगे आपके साथ ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि और बच्चों का भी भला हो सके। धन्यवाद।